हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। नर्सिंग सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे हेमेटोलॉजी के लिए। हेमेटोलॉजी में अपने देखने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? एक बॉडी फ्लूइड है। एक बॉडी फ्लूइड है जो क्या करेगा? बॉडी फ्लूइड है जो इम्पोर्टेंट या नेसेसरी जो सब्सटेंस है बॉडी को ज़रूरत है न्यूट्रिएंट की, उनको बॉडी में सप्लाई करेगा। ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? तो ब्लड के अगर टाइप की बात करते हैं किस टाइप का टिश्यू है, तो ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ से सेकंड है कि ये मोस्ट कॉमन मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है या सबसे ज़्यादा मिलेगा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा टिश्यू अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा है, तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा मिलता है। डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू होगा वो अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। सेकंड बात करता हूँ कि किस टाइप का सॉल्यूशन है। मैंने सबसे पहले ब्लड की डेफिनेशन में कहा कि एक बॉडी फ्लूइड है। ये एक बॉडी का फ्लूइड है जो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में मिलता है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करने में हेल्प करता है। जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी सप्लाई करने में हेल्प करता है। तो एक बॉडी फ्लूइड एक टाइप का सॉल्यूशन हो गया। तो एक किस टाइप का सॉल्यूशन है? बफर सॉल्यूशंस। ये कैसे सॉल्यूशन है? बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशंस की बात करूं तो बफर सॉल्यूशंस अपनी बॉडी में मोस्टली तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला है बफर सॉल्यूशंस की अगर डेफिनेशन की बात करता हूँ तो एक ऐसा वीक सॉल्यूशंस है जिसमें अगर अपने एसिड को ऐड करेंगे, अगर एसिड को ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। अगर बेस को ऐड करते हैं तो वो बेसिक हो जाएगा। यानी एक टाइप का वीक सॉल्यूशन है। अगर एसिड ऐड किया तो एसिडिक हो गया, बेस ऐड किया तो बेसिक हो गया। उसके बाद में जो बफर सॉल्यूशंस के टाइप थे वो देखते हैं कि बफर सॉल्यूशंस कितने टाइप का होता है। तो बफर सॉल्यूशन जो अपनी बॉडी में मिलेगा वो तीन टाइप का होगा। तीन टाइप का मिलेगा। जो जिसमें सबसे पहले की बात करता हूँ तो कार्बोनिक कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड बाई कार्बोनेट बफर सॉल्यूशंस। सेकंड्स की बात करूँ तो सेकंड है फोस्फेट बफर सॉल्यूशंस। थर्ड है प्रोटीन बफर सॉल्यूशंस। अपनी बॉडी में तीन टाइप के हो गए, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सॉल्यूशन। सेकंड है फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। थर्ड है प्रोटीन बफर सॉल्यूशंस। इनमें से जो वर्ल्ड है, डायरेक्टली कई बार क्वेश्चंस थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड में कौन से जो सॉल्यूशंस होंगे वो प्रेजेंट होंगे। तो एक फॉस्फेट को छोड़ के नॉर्मली फॉस्फेट मिलता है, बट फॉस्फेट को काउंट नहीं करते। तो अगर डायरेक्ट पूछता है कि अपनी बॉडी में कौन कौन सा बफर सॉल्यूशंस जो ब्लड है उसमें बफर सॉल्यूशंस है, तो ब्लड में तीन टाइप के मिलते हैं, जिसमें से पहला है बाइकार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट पहला। सेकंड मिलेगा प्रोटीन और थर्ड मिलता है एच बी बफर सॉल्यूशंस। ये तीन टाइप के अपने ब्लड में मिलने वाले हैं जो बफर सॉल्यूशंस है। बट नॉर्मली जो एच बी बफर सॉल्यूशंस है उसको अपने प्रोटीन बफर सॉल्यूशंस में काउंट कर लेते हैं, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है उसमें एक ग्लोबिन्स प्रोटीन मिलती है। ग्लोबिन्स प्रोटीन मिलते हैं तो इसकी स्टडी है वो डायरेक्टली अपने प्रोटीन बफर सॉल्यूशंस में कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ कि अदर बफर सॉल्यूशंस, जैसे कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करती कि इंट्रासेलुलर में कौन सा है। इंट्रासेलुलर में कौन सा है? तो इंट्रासेलुलर में अगर बात करूँगा तो प्रोटीन प्लस में फॉस्फेट मिलेगा। प्रोटीन प्लस में फॉस्फेट बफर सॉल्यूशंस मिलेगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। नेक्स्ट चलते हैं अपने कि जो पीएच थी ब्लड की वो क्या रहेगी, पीएच कितनी होती है ब्लड की। तो नॉर्मल जो पीएच है उसकी वैल्यू क्या है ब्लड में। तो जो नॉर्मल एडल्ट की बात करता हूँ पीएच की, तो एडल्ट में 7.35 से 7.45, ये है एडल्ट की। उसके बाद में न्यू बॉर्न की बात करते हैं, 7.28 से 7.38, ये है न्यू बॉर्न बेबी की। अब कुछ बार पूछ लेते हैं फीटल लाइफ में कि फीटल में कितनी है, फीटल में पीएच कितनी होगी ब्लड की। तो फीटल में 7.24 से 7.38 तक रहेगी।
लो वाली कम रहेगी बट हाई वाली नॉर्मल रहेगी, न्यूबॉर्न के इक्वल। ये पीएच रहेगी न्यू जो फीटल लाइफ है उसमें। नेक्स्ट चलते हैं कंपोनेंट ऑफ बर्ड में। कंपोनेंट क्या क्या रहेंगे बर्ड में। कंपोनेंट ऑफ बर्ड की अगर बात करता हूँ तो कंपोनेंट ऑफ बर्ड में अपने को प्लाज्मा देखने को मिलेगा 55%, प्लाज्मा है 55%, सेल्स 45% दोनों रहेंगे। अब बात करते हैं कि प्लाज्मा क्या है। अगर प्लाज्मा की डेफिनेशन पूछता है, अगर कंप्लीट बर्ड में से क्या किया अपने, कंप्लीट बर्ड में से माइनस या रिमूव कर दी सेल्स को, तो क्या बचेगा, प्लाज्मा बचेगा। यहीं पे ये है प्लाज्मा, ये क्या बच गया, प्लाज्मा। अब बात करते हैं सीरम की कि सीरम क्या है। तो सीरम में क्या है कि प्लाज्मा में से अपने एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन है बॉडी में, उसको रिमूव कर लिया, फाइब्रिनोजेंस प्रोटीन है उसको रिमूव कर लिया, तो अपना सीरम रह गया। उसके बाद में देखते हैं कि जो अपना प्लाज्मा था, प्लाज्मा सेल्स के कंपोनेंट में सबसे पहले प्लाज्मा में बात करते हैं तो टोटल जो प्रोटीन होगी वो कितने परसेंट रहने वाली है प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा की अगर बात करूँ तो 55% था, कितना 55% था, तो इसमें 7% प्रोटीन रहेगी, ये रहेगी प्रोटीन 7% टोटल प्लाज्मा में से। 1.5% अदर सोल्यूट्स होंगे और 91.5 होगा वाटर, 91% होगा वाटर। अब जो ये 7% था एल्ब्यूमिन्स, इसके जो कंप्लीट 100% की बात करते हैं तो उसमें एल्ब्यूमिन रहेगी, एल्ब्यूमिन रहेगी 54%, ग्लोबिन रहेगी 38%, ग्लोबिन रहेगी 38%। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो बार बार रिवाइज आता है और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है कि जो एजी रेशियो यानी एल्ब्यूमिन रेशियो ग्लोबिन्स कितना रहेगा। अगर एडल्ट की बात करूँ तो 2:1, ये नॉर्मल वैल्यू याद रखने का है। बट अगर एग्जैक्ट पूछते हैं तो 1.7:1। उसके बाद में प्रेगनेंसी में 8 टर्म पे, प्रेगनेंसी में 8 टर्म की बात करता हूँ तो 1:1 आ जाएगा। एजी रेशियो है प्रेगनेंसी में 8 टर्म पे 1:1 रहेगा, यानी एज और ग्लोबिन्स का लेवल होगा वो दोनों सेम हो जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूँ CSF फ्लूइड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। अगर उसमें रेशियो की, एजी रेशियो की बात करें तो 6:1। ये तीनों रेशियो है कि एजी रेशियो एडल्ट में अगर नॉर्मल पूछेगा तो नॉर्मल ये रहने वाला है, और एकदम राइट की बात करते हैं तो 1.7:1 रहेगा एडल्ट में। प्रेगनेंसी में अगर बात करेंगे 8 टर्म पे तो कितना रहेगा, 1:1। CSF में बात करेंगे तो CSF में रहेगा 6:1, 6:1। तो यहाँ पे जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, वो एक अपना काम करती है, यानी एक इम्पोर्टेंट काम होगा या रोल करेगी। किसको मेंटेन करने में करती है, ओनकोटिक प्रेशर्स को मेंटेन करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी डायरेक्टली अगर बात करूँ कि ओनकोटिक प्रेशर्स क्या है, तो ओनकोटिक प्रेशर्स अगर इसको अपने ब्लड वेसल्स मान लेते हैं, और ये अभी जो साइडों में बना रहा हूँ ये है सेल्स, ये है सेल्स। तो ओनकोटिक प्रेशर्स में डायरेक्टली के समझने की बात करें क्या होगा कि यहाँ का जो फ्लूइड था, जो सेल्स का फ्लूइड था, ये क्या थी, वैन थी या वेसल्स मान ली, ठीक है, या वेसल्स, ब्लड वेसल्स है। तो ये जो सेल्स थी इसका जो वाटर था या अदर्स जो लिक्विड सॉल्यूट्स थे उसको सर्कुलेटरी सिस्टम में लेके आएगा। ओनकोटिक प्रेशर्स क्या करेगा, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम में लेके आएगा, एक प्रेशर्स के थ्रू, एक मतलब जो वाटर था उसको एक प्रेशर्स के थ्रू इसमें लेके आएगा। तो यहाँ पे क्या था, लो, और ब्लड वेसल्स में क्या है, हाई, ये हाई में था, तो लो से हाई की तरफ प्रेशर लगेगा। बट डायरेक्टली डेफिनेशंस की बात करते हैं ओनकोटिक प्रेशर्स की, तो क्या होगी कि ओनकोटिक प्रेशर्स एक्सक्रीटेड बाय प्रोटीन्स इन ब्लड वेसल्स डेट यूजली टेंड्स टू
पुल वाटर इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम। एक टाइप का ऐसा प्रेशर है जो क्या करता है, पुल करता है वाटर्स को, जो एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर था या एक्स्ट्रा वेस्कुलर वाटर बोल सकते हैं, उसको वेस्कुलर सिस्टम में लेके आएगा। उसके बाद में देखते हैं कि नॉर्मल कितना होगा। तो ऑनकोटिक प्रेशर जो नॉर्मल होगा वो होगा 25 से 30 mmHg 25 से 30 mmHg रहेगा नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट है कि ऑनकोटिक प्रेशर्स को मेंटेन करने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में अपने अभी दो चीज़ें बताई थी, एल्ब्यूमिन्स प्लस में ग्लोबिन्स। उसके बाद में आता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। उसके बाद में अदर्स 1% रहेगा, वो रहे जैसे कि 54% एल्ब्यूमिन थी, 38% ग्लोबिन्स थी और 7% फाइब्रिनोजन होती है और 1% अदर रहेगी। तो जो ये अदर थी या इम्पोर्टेंट रोल की बात करेंगे ऑनकोटिक प्रेशर्स को मेंटेन करने में, तो आपकी एल्ब्यूमिन प्ले करेगी। क्यों करेगी, सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाली है, सबसे ज़्यादा है। तो एल्ब्यूमिन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है किसको मेंटेन करने में, ऑनकोटिक प्रेशर्स को मेंटेन करने में। डायरेक्टली क्वेश्चन यही है कि ऑनकोटिक ऑनकोटिक प्रेशर्स को कौन से प्रोटीन मेंटेन करती है, तो डायरेक्ट आपका कंफर्म आंसर होने वाला है एल्ब्यूमिन्स। ये प्लाज्मा प्रोटीन का डायरेक्ट आंसर पूछता है कि प्लाज्मा प्रोटीन का मेन काम क्या है, तो ऑनकोटिक प्रेशर्स को मेंटेन करना है। अब कई बार देखने को मिलता है कि ऑनकोटिक प्रेशर्स, क्योंकि एल्ब्यूमिन से और जो भी प्रोटीन्स थी प्लाज्मा प्रोटीन्स, उनका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, लीवर में होगा सिर्फ एक ग्लोबिन्स को छोड़ के, एक ग्लोबिन्स प्रोटीन को छोड़ के सभी का सिंथेसिस यहाँ पे होने वाला है। तो उसका मोस्टली लिम्फोसाइट या प्लाज्मा सेल्स में होता है। तो डायरेक्टली अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर लीवर की डिजीज़ होगी किसी पेशेंट को, तो उसमें क्या होगा कि एल्ब्यूमिन था उसका सिक्रेशंस कम हो जाएगा, एल्ब्यूमिन का सिक्रेशंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस अगर कम हुआ तो ऑनकोटिक प्रेशर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ऑनकोटिक प्रेशर अगर डिक्रीज होता है तो क्या करेगा, नॉर्मली बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि एसाइटिस हो गया या अदर्स नॉर्मली बॉडी में स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन देखने को मिलने वाला है लीवर डिजीज में। तो उसको मेंटेन करने के लिए अपने को एल्ब्यूमिन चाहिएगा। तो यहीं पे एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि एक एल्ब्यूमिन का इंजेक्शन आता है, एल्ब्यूमिन 20% में आता है, एल्ब्यूमिन 20% इंजेक्शन आता है जो आईवी जाएगा, बट हमेशा इन्फ्यूजन से जाएगा। इन्फ्यूजन पंप की हेल्प से जाता है, लगभग 20 ml/h के अकॉर्डिंग चलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट अपने इसी में देखते हैं कि जो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि ऑनकोटिक प्रेशर्स को कौन सी प्रोटीन मेंटेन करती है, तो डायरेक्टली आंसर याद रखना है एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन अपना मेन रोल प्ले करेगी। और सेकंड एल्ब्यूमिन के लिए है कि एल्ब्यूमिन है वो क्या है, सबसे स्मॉल प्रोटीन होती है बॉडी में, स्मॉलेस्ट होती है, साइज में क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी, बट नंबर में सबसे ज़्यादा मिलने वाली है, नंबरिंग में सबसे ज़्यादा मिलने वाली है। उसके बाद में चलते हैं सेकंड कंपोनेंट सेल्स पे, जो 45% मिल रहे हैं अपनी बॉडी में। तो सेल्स अपनी बॉडी में जो ब्लड में सेल्स होगी वो 3 टाइप की मिलने वाली है। सबसे पहली है आरबीसी, सेकंड डब्ल्यूबीसी, थर्ड प्लेटलेट्स, थर्ड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले अपने देखते हैं आरबीसी। आरबीसी का सेकंड नाम होगा इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट क्यों कहते हैं इसको, इरिथ्रोसाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक हार्मोन होता है जिसे किडनी सिक्रीट करती है, जिसका नाम है ईपीओ, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ईपीओ यानी इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स, वो क्या करता है आरबीसी के सिंथेसिस में, आरबीसी के सिंथेसिस या फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एक स्टेप होती है आरबीसी के सिंथेसिस की जिसको कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी का सिंथेसिस। इस स्टेप में क्या करने वाला है, ये आपका इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो वर्क करेगा। इरिथ्रोपोइसिस की स्टेप में नहीं आरबीसी का प्रोडक्शन होगा उसमें हेल्प करने वाला है, तो इसलिए इसको इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। सेकंड से यहाँ पे अब मैं आगे जो बताऊँगा कि इसकी शेप क्या है, तो शेप बाइकॉनकेव रहती है, डायामीटर 7.2 माइक्रोमीटर है। और उसके बाद में चलते हैं लाइफ स्पेन पे कि लाइफ स्पेन कितना होता है। तो लाइफ स्पेन एडल्ट की बात करूँ तो एडल्ट में होगा 120 डेज। न्यू बॉर्न की बात करते हैं या फीटल की बात करते हैं, फीटल आरबीसी का बार बार क्वेश्चन आता है, तो 80 डेज। अब यहाँ पे 80 डेज
120 डेज हो गया एडल्ट में, 80 डेज हो गया फीटल में। अब कई बार क्वेश्चंस को घूम थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेता है कि फीटल आरबीसी है उसका लाइफ स्पेन 80 डेज है, तो न्यू बोर्न का कितना रहेगा, न्यू बोर्न बेबी में लाइफ स्पेन होगा आरबीसी का वो कितना रहेगा, तो न्यू बोर्न और फीटल का दोनों का 80 डेज रहेगा, न्यू बोर्न और फीटल दोनों का 80 डेज रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज़ है, तो सिकल सेल आरबीसी होती है, सिकल शेप आरबीसी होगी, उसका लाइफ स्पेन रहेगा 10 से 20 डेज। एडल्ट में नॉर्मल आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज, न्यूबॉर्न या फीटल में 80 डेज, सिकल सेल आरबीसी का है 120 डेज। उसके बाद में यहीं से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि एक थैलेसीमिया है जिसमें बीटा सेल्स या अल्फा सेल्स में से फॉल्ट मिलता है, तो उसमें जो आरबीसी होगी उसका भी लाइफ स्पेन कम होता है, तो कम कितना होगा 10 से 40 डेज, 10 से 40 डेज। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस बने हैं कि नॉर्मल लाइफ स्पेंस, फीटल या न्यूबॉर्न का लाइफ स्पेंस आरबीसी का, थर्ड है सिकल सेल या सिकल सेप आरबीसी का लाइफ स्पेन। उसके बाद में नेक्स्ट है था थैलेसीमिया में, जो थैलेसीमिया में कितना रहने वाला है 10 से 40, ये थैलेसीमिया में देखने को मिलेगा, ये थैलेसीमिया में देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट की जो कलर था आरबीसी का वो कैसा रहने वाला है, तो आरबीसी का कलर होगा वो रेड होगा, किसकी वजह से होने वाला है, प्रोफाइरिन पिगामेंट। आरबीसी के अंदर एक कंपोनेंट मिलता है, इसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, उसमें प्रोफाइरिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करेगा आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करेगा, ये आरबीसी को रेड कलर में चेंज कर देगा। अभी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हेमेटोक्रेट या पीसीवी या पैक्ड सेल वॉल्यूम, हेमेटोक्रेट या पीसीवी या पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो हेमेटोक्रेट में अपने बात करते हैं कि हेमेटोक्रेट है क्या। अगर हेमेटोक्रेट की डेफिनेशन समझ में आ गई तो टोटल है कि परसेंटेज ऑफ हेमेटोक्रेट की डेफिनेशन बता रहा हूँ, हेमेटोक्रेट की डेफिनेशन है परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई आरबीसी। आरबीसी कितना ब्लड वॉल्यूम, टोटल ब्लड वॉल्यूम का कितना परसेंट ऑक्यूपाइड कर रहा है, वो क्या है आपका पीसीवी है। अभी पीसीवी की नॉर्मल रेंज की बात करता हूँ। पीसीवी की नॉर्मल रेंज रहने वाली है 42 से 52% इन मेल और 45% एवरेज रहेगी मेल में, और जो फीमेल्स होगी उसमें रहेगा 37 से 48% फीमेल में रहेगा और 42 एवरेज रहेगी। अभी यहाँ पे जो मेल है उसमें आपको ज़्यादा शो हो रही है कि मेल में आरबीसी का जो नॉर्मली आरबीसी आपको ज़्यादा बता रहे हैं 42 से 52%, 42 से 52% थी। तो ये जो आरबीसी का मेल में ज़्यादा क्यों है, इसकी कोई वजह है या ऐसे ही मेल में कुछ होता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि मेल में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस से एक हार्मोन सिक्रीट होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या करने वाला है, ये क्या करेगा, जो ईपीओ आपका इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन था उसके सिंथेसिस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और ये इरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, इसका काम क्या था, आरबीसी का प्रोटेक्शंस करवाना, आरबीसी के सिंथेसिस में हेल्प करना, एरिथ्रोपोइसिस की स्टेप को बढ़ाना। तो ये क्या करेगा, बोन मेरो पे जाके काम करेगा। या बोन मेरो पे एरिथ्रोपोइटिन अगर बोन मेरो को अच्छे से मिल रहा है तो क्या होने वाला है, डायरेक्टली अगर बोन मेरो को अच्छे से मिल रहा है तो बोन मेरो क्या करेगा, अपने सिंथेसिस बढ़ा देगा। तो नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स प्रेजेंट होने की वजह से मेल जो पर्सन्स होते हैं उनमें आपको आरबीसी के काउंट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं कि जो आरबीसी था अगर उसके काउंट हैं वो कम या ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, अगर डिक्रीज पीसीवी या हेमेटोक्रेट हो गया, डिक्रीज पीसीवी या हेमेटोक्रेट हो गया कितने परसेंट से कम, 30% से कम, तो उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया, वो एनीमिया को इंडिकेट करेगा। अगर वही इंक्रीज हो गया 65% से ज़्यादा यानी मोर देन 65%, तो वो इंडिकेट करेगा पॉलीसाइथेमिया को। एक पॉलीसाइथेमिया ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें क्या होगा कि जो ब्लड की विस्कोसिटी थी
विस्कोसिटी थी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ेंगे। यानी जो पॉलीसाइथेमिया है उसमें क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ेगी ब्लड की, इंक्रीज हो जाएगी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी विस्कोसिटी बढ़ेगी। उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज विस्कोसिटी ब्लड हुआ तो उसकी वजह से थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा। थ्रोम्बस के फॉर्मेशन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगा और इंक्रीज रिस्क रहेगी किसकी, पहली हार्ट अटैक, सेकंड है स्ट्रोक, पहला हार्ट अटैक, सेकंड स्ट्रोक, डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स। अगर विस्कोसिटी बढ़ी ब्लड की तब क्या हुआ, विस्कोसिटी अगर ब्लड की बढ़ी तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़े और उसकी वजह से इंक्रीज रिस्क रहने वाला है किस किस चीज़ का, मोस्टली दो चीज़ों में बार बार क्वेश्चन बनते हैं, हार्ट अटैक प्लस में स्ट्रोक, दोनों में से क्वेश्चन बनते हैं और मैं वही करवाने वाला हूँ। अभी यहाँ पे अगर आपको पता हो कि पॉलीसाइथेमिया किसको कहा आपने, 65% से अबव आरबीसी काउंट्स हो गए, 65% से जो पीसीवी थे उसके काउंट्स ज़्यादा हो गए, यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम था वो अगर 65% से अबव चला जाता है तो वो क्या है, पॉलीसाइथेमिया है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पॉलीसाइथेमिया की कोज क्या है। अगर पॉलीसाइथेमिया की कोज की बात करता हूँ तो डायरेक्टली जो सबसे पहला होता है वो होता है हाइपोक्सिया। अभी यहाँ पे हाइपोक्सिया क्यों है, तो ध्यान रखना है कि जो आरबीसी का प्रोटेक्शन था बॉडी में हाइपोक्सिया की कंडीशन में होगा। बॉडी में आरबीसी का प्रोटेक्शन हमेशा या सिंथेसिस है वो हमेशा हाइपोक्सिया की कंडीशन में होने वाला है। जब बॉडी में हाइपोक्सिया तभी आपका सिंथेसिस स्टार्ट होगा आरबीसी का। अब पहला हो गया हाइपोक्सिया इन बॉडी। अब हाइपोक्सिया किस किस बॉडी में किस किस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलने वाला है, तो सबसे पहले लेता हूँ सीओपीडी। सीओपीडी में हाइपोक्सिया रहेगा। अस्थमा या रेस्पिरेटरी जितनी भी अस्थमा ये तो दोनों कंडीशन है, इसमें आपको हमेशा पीसीवी बढ़ा हुआ मिलेगा, या नॉर्मली बात करूं तो आरबीसी के काउंट्स होंगे वो इंक्रीज मिलेंगे सीओपीडी प्लस में अस्थमा में। तो अगर जिस कंडीशन में हाइपोक्सिया बॉडी में बहुत या एक्सेसिव है या सीवियर कंडीशन में है उस कंडीशन में आपको आरबीसी काउंट्स या हेमेटोक्रिट्स बढ़ा हुआ मिलेगा। ये था आपका पहला। और क्यों मिल रहा है, क्योंकि हाइपोक्सिया की कंडीशन में आरबीसी का सिंथेसिस स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद में सेकंड मैलिग्नेंसी की बात कर सकते हैं। मैलिग्नेंसी ऑफ बोन मैरो, अगर बोन मैरो की मैलिग्नेंसी है तो वो भी इसको कॉज कर सकती है आरबीसी में। बोन मैरो की अगर मैलिग्नेंसी है तो आरबीसी के सिंथेसिस को बढ़ा सकती है। अभी यहीं पे नेक्स्ट चलता हूँ, पॉलीसाइथेमिया से रिलेटेड ही। पॉलीसाइथेमिया के कॉज में अपने को देख लिया कि हाइपोक्सिया किस कंडीशन में देखने को मिल रहा है बॉडी में, सीओपीडी, अस्थमा और अदर रेस्पिरेटरी डिजीज थी उसमें अपने को नॉर्मली देखने को मिल रहा है। और इसके साथ में जैसे हाइपोक्सिया की कंडीशन से अगर बात करूँ, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, स्मोकिंग करने वालों में आपको आरबीसी के काउंट्स या हेमेटोक्रेट का लेवल है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। मेलिग्नेंसी ऑफ बोन मैरो, यानी मेलिग्नेंसी है बोन मैरो को तो एक्सेसिव वर्क कर सकती है जहाँ पे वो सेल्स बनी है बोन मैरो में, तो आरबीसी का प्रोटेक्शन ज़्यादा होगा। उसके बाद में नॉर्मली बात करते हैं टाइप की कि कितने टाइप का होता है पॉलीसाइथेमिया। तो पॉलीसाइथेमिया अपनी बॉडी में दो टाइप का मिलेगा। पॉलीसाइथेमिया कितने टाइप का मिलेगा, दो। पहला होगा प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी, और यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है प्राइमरी से, प्राइमरी को सेकंड नाम के आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं, तो इसको पॉलीसाइथेमिया वेरा, पॉलीसाइथेमिया वेरा, पॉलीसाइथेमिया वेरा कहते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया को किस नाम से जाना जाता है, तो पॉलीसाइथेमिया वेरा के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने आपको इसके 4 कॉम्प्लिकेशंस बताए थे जो इम्पोर्टेंट थे। सबसे पहला क्या था, पॉलीसाइथेमिया का कॉम्प्लिकेशंस। पॉलीसाइथेमिया का पहला कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताया था कि हार्ट अटैक आ सकता है या हार्ट फेलियर, दिख रहा हूँ, हार्ट फेलियर हो सकता है। सेकंड था स्ट्रोक हो सकता है। थर्ड था डीवीटी बताया था, और एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स।
अब यहाँ पे कुछ बार पूछ लिया जाता है कि आप किस कंडीशन में हेल्थ केयर वर्कर को या हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको इन्फॉर्म करोगे इमिडिएटली। तो यहाँ पे तीनों कॉम्प्लिकेशंस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पॉलीसाइथेमिया के साथ में अगर पेशेंट है और उसका कोई कॉम्प्लिकेशन शो हो रहा है तो आप इन्फॉर्म करोगे। बट यहाँ पे जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो हार्ट फेलियर्स या हार्ट अटैक से रिलेटेड है कि आप इनमें से कौन सा 4 ऑप्शंस मिलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है अगर इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो रहा है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो रहा है, किसके साथ में पेशेंट था, पॉलीसाइथेमिया के साथ में पेशेंट था, उसमें आपको इंक्रीज ब्लड प्रेशर शो हो रहा है तो आप इन्फॉर्म करोगे इमिडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। क्यों? क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है हार्ट फेलियर को, ये इंडिकेट कर रहा है हार्ट फेलियर को। उसके बाद में अदर कोई भी स्ट्रोक के कॉम्प्लिकेशंस है, डीवीटी का कोई कॉम्प्लिकेशन शो हो रहा है तो आप डायरेक्टली डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे। जैसे कि चेस्ट पेन हो रहा है तो चेस्ट पेन हार्ट फेलियर को इंडिकेट कर सकता है, थ्रोम्बस को या पल्मोनरी एम्बोलिज्म को इंडिकेट कर सकता है। उसके बाद में ब्रीथिंग डिफिकल्टी की बात करता हूँ तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स को इंडिकेट कर रहा है तो आपको इन्फॉर्म करना है, क्योंकि थ्रोम्बस बन रखे हैं। और पॉलीसाइथेमिया में सबसे जो ज़्यादा रिस्क होता है वो हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक का रहेगा। और पॉलीसाइथेमिया में हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि इंक्रीज विस्कोसिटी हो रही थी ब्लड की, इंक्रीज विस्कोसिटी होने की वजह से थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा था। तो थ्रोम्बस के फॉर्मेशंस की वजह से आपको स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी कंडीशंस देखने को मिल रही थी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक अपना हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीम प्लस में ग्लोबिन से बना हुआ है डायरेक्टली। तो एक ग्लोबिन इसमें प्रोटीन है। उससे पहले कि जो इसमें प्रोटीन्स है उसमें 4 आयरन के रहेंगे, हिम 4 आयरन रहने वाला है, यानी Fe2+ कितने 4 मॉलिक्यूल मिलते हैं, एक मॉलिक्यूलर हो पैथजी में, और उसके बाद में प्रोफाइलिन पिगमेंट मिलेगा, प्रोफाइलिन पिगमेंट के बाद में प्रोटीन मिलेगा। यानी 3 चीज़ों से मिलकर बना है आयरन, प्रोफाइलिन पिगमेंट और प्रोटीन। अब जो प्रोफाइलिन पिगमेंट था उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। रेस्पिरेटरी एंड डायरेक्टली हीमोग्लोबिन को एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है। ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट अपनी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, तो ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। उसके बाद में नॉर्मल वैल्यू देखते हैं। नॉर्मल वैल्यू एडल्ट की बात करूं तो 14 से 17 ग्राम पर डीएल है, और एडल्ट मेल में 14 से 17 ग्राम, और एडल्ट फीमेल में 13 से 15 ग्राम पर डीएल है। उसके बाद न्यू बॉर्न में 18 से 22 ग्राम पर डीएल है। अब यहाँ पे न्यू बॉर्न में कुछ बुक्स में जो चेंजेस आते हैं उसको कंफर्म कर देता हूँ कि न्यू बॉर्न में अगर कोई पूछे तो एग्जिट क्या है, एकदम सही क्या है, तो 19.7 19.7 प्लस या -2 इसका राइट रहे। एकदम एग्जिट पूछ लेते तो 19.7 प्लस या माइनस, यानी उनमें से जो 19.7 है उसमें से प्लस या माइनस करो तो आपका एग्जैक्ट निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलता हूँ कि जो न्यूबॉर्न बेबी था उसमें आपको एचबी ज़्यादा देखने को मिल रहा था। एचबी ज़्यादा देखने को क्यों मिल रहा है? क्योंकि एचबी हाइयर इन न्यूबॉर्न ड्यू टू हाई ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ बर्ड। हाई ऑक्सीजन एफिनिटी होती है बर्ड की, फीटर जो एचबी होता है उसकी, तो इसलिए अपने को न्यूबॉर्न बेबी में एचबी ज़्यादा देखने को मिलता है। सेकंड्स यहाँ पे बात करता हूँ कि एचबी में चैन को कितनी होती है, एचबी में कौन कौन सी चैन मिलने वाली है। तो एचबी में 4 चैन रहेगी, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। उसके बाद में बात करता हूँ कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एचबी मेड है, जो पहले बताया मैंने, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन और प्रोफाइलिन पिगमेंट और प्रोटीन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूल्स कितने मिलते हैं आयरन के, फिर Fe2+ के। तो ध्यान रखना है कि 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं आयरन के, 1 मॉलिक्यूल्स एचपी में। अब उसके बाद में सेकंड्स यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम एचबी कितनी ऑक्सीजन को कैरी करता है। 1 ग्राम जो ग्राम एचबी था वो ऑक्सीजन कितनी कैरी करेगा, तो वो O2 कैरी करेगा 1.34 ml। 1 ग्राम में कितनी, 1 ग्राम एचबी में कितनी ऑक्सीजन है? 1.34 ml। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ कि 1 ग्राम
एच बी है वो कितने आयरन से बना हुआ। अब बात आ गई आयरन की। आयरन कितना होगा 3.34 mg। 1 ग्राम एच बी में आयरन कितना होगा 3.34 mg और ऑक्सीजन कितनी होगी 1.34 ml। क्लियर। उसके बाद में बात करते हैं कि एक जो अभी लास्ट टाइम PHU 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि HbF यानी फीटल HB में कौन कौन सी चैन मिलती है। तो उसमें आपको 3 चीज़ें कंफर्म अभी करवा देता हूँ कि अपनी जो ह्यूमन बॉडी है या एडल्ट है उसमें 3 टाइप का HB मिलता है। 3 टाइप का HB मिलता है। पहला है HbA1 या A, जो लगभग 95 से 98% मिलता है। जो आपने अभी देखा था चैन, डायरेक्टली चैन की स्टडी करते हैं कि 2 बीटा 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चैन इसमें थी। 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चैन किस में मिलने वाली है HbA में। और डायरेक्ट अगर ब्लड का पूछता है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन में कौन सी चैन है तो इसी को अपने स्टडी करते हैं 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चैन अपने ब्लड में मिलने वाली है। उसके बाद में सेकंड्स की बात करता हूँ HbA2। HbA2 कितना रहने वाला है 2 से 3%, 2 से 3% रहेगा। और इसमें क्या होगा 2 अल्फ़ा और 2 डेल्टा चैन मिलेगी। 2 डेल्टा चैन मिलेगी। HbA1 में कौन सी मिलने वाली है 2 अल्फ़ा 2 बीटा। HbA2 में कौन सी मिलेगी 2 अल्फ़ा 2 डेल्टा। उसके बाद में रह गया HbF, जो थर्ड है अपनी बॉडी में HbF यानी फीटल HB। ये अपनी जो बॉडी है उसमें 1 से 2% रहेगा, 1 से 2% रहेगा। और इसमें जो चैन मिलेगी वो कौन सी होगी 2 अल्फ़ा और 2 गामा, 2 गामा और 2 अल्फ़ा चैन मिलने वाली है किसमें HbF में। HbF नॉर्मली बात करते हैं जो डायरेक्टली यहाँ पे फीटल HB से समझ रहे हो कि फीटल HB है। फीटल HB जो HbA में चेंज होगा, HbF है वो HbA में चेंज होना स्टार्ट होता है किस एज में, जब प्रेगनेंसी 38 वीक की थी तब से स्टार्ट होगा। किस में चेंज होने के लिए HbA में। HbA में चेंज हो रहा है कब 38 वीक से स्टार्ट हुआ और कंप्लीट कब तक होगा मैक्सिमम यानी लेस देन 6 मंथ की एज से पहले पहले हो जाएगा। यानी जो बच्चा है या फिट न्यू बोर्न है उसकी 6 मंथ की एज हो रही है उससे पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में HbA में। HbA1 डायरेक्टली ध्यान रखना है HbA। तो कंप्लीट जो ह्यूमन या एडल्ट का HB था उसमें कन्वर्ट होता है जो आपका फीटल HB था वो कितनी एज तक मैक्सिमम 6 मंथ की एज होगी उसमें। उसके अगर डायरेक्ट पूछता है कि कितनी एज में हो जाएगा तो 3 से 4 मंथ्स में मोस्टली देखने को यानी 90% बेबीज में कन्वर्ट हो जाता है HbA में। HbF A में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना है। और नेक्स्ट बहुत जल्दी हम इसका नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आने वाले हैं। जो आपकी हेमेटोलॉजी टॉपिक स्टार्ट किया है उसका सेकंड पार्ट लेके आने वाले हैं ताकि अपना जल्दी से जल्दी कवर हो सिलेबस। नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर टोटल कवर कर लें। जितने आप शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करोगे उतना जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू